हेलो दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी फेज वन इज scheduled टू टेक प्लेस ऑन 13th ऑफ जून इन द ईयर 2026 एंड आई एम होपिंग आपकी तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। बट थोड़ा सा समय लूंगी आपका टू एक्सप्लेन यू अबाउट द फेज टू ऑफ दिस एग्जामिनेशन, एवरीथिंग अबाउट द पैटर्न, अबाउट द ऑब्जेक्टिव पार्ट, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, द सिलेबस एंड इवन द कट ऑफ। और जो बच्चे अगले साल पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ही काम आने वाली है ये वीडियो। तो मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपने अब तक हमारा चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा जो इन्फॉर्मेशनल भी है और एजुकेशनल भी है, पढ़ने में भी काम आएगा और पेपर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर शुरुआत करेंगे। लेकिन हाँ, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लेना, अच्छा कंटेंट मिलेगा वहां पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड ऑफ कोर्स हमारे कोर्सेज भी हैं, ऐप के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आरबीआई का एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें फेज वन पेपर आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है, जिसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में यहाँ नहीं जाऊंगी। मैं फेज टू के बारे में बात करने आई हूँ तो मैं वहीं पे अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड रखूंगी। फेज टू का पेपर आपका ऑफ कोर्स मिडिल स्टेज है, जो बच्चे फेज वन क्लियर करेंगे वही फेज टू में जाएंगे, और जो फेज टू क्लियर करेंगे, कट ऑफ आती है फेज टू की भी, और वो जाएंगे इंटरव्यू में। इंटरव्यू यहाँ 70 मार्क्स का होता है, जबकि फेज टू 300 नंबर का होता है। 200 नंबर का फेज वन जो है वो फाइनल सिलेक्शन में काम नहीं आएगा, मार्क्स उसके सिर्फ कट ऑफ निकाली है तो फेज टू में बैठे हो। फेज टू के 300 नंबर और 70 नंबर इंटरव्यू के, 370 फाइनल यूज किए जाएंगे आपकी मेरिट लिस्ट बनाने में। तो ऑफ कोर्स बहुत ही क्रूशियल स्टेज है ये। आइए इसकी निटी ग्रिटीज और इसकी डिटेल को जानते हैं। तो जो फेज टू है वो तीन पेपर को इंक्लूड करता है। पहला है आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, दूसरा है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, तीसरा है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। तीन अलग अलग पेपर, 100 मार्क्स ईच। ठीक है, तो टोटल 300 नंबर बन गए। पहला पेपर जो आपका इंग्लिश है 100% डिस्क्रिप्टिव, ऑनलाइन टाइपिंग रहती है। ठीक है, पूरा का पूरा पेपर आपका 100 नंबर का पेपर टाइप करना है आपने। उसके बाद आता है आपका ईएसआई, यहाँ पे 50 मार्क्स का पेपर आपको टाइप करना है। 50% जो पेपर है 50 मार्क्स का वो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। देन एफएम की बात करते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट, बिल्कुल ईएसआई वाला पैटर्न है। तो ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं इनका पैटर्न कुछ इस तरह है कि आधा पेपर एमसीक्यूज बेस्ड है, आधा पेपर आपका बेस्ड है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर। तो अगर आप देखो इस पूरे 300 मार्क्स के पेपर में 100 नंबर यहाँ डिस्क्रिप्टिव के, 50 यहाँ, 50 यहाँ, तो यानी कि टोटल 200 मार्क्स आउट ऑफ 300 आर गिवन टू द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। यानी टाइपिंग बहुत जरूरी है, विच मीन्स आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, आंसर भी अच्छे से लिखना आना चाहिए, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, एरर्स भी नहीं होने चाहिए, तभी आप नंबर ले पाएंगे। एमसीक्यूज भी बहुत आसान नहीं आते हैं आरबीआई में, पर अगर आप तैयारी करके जाओ तो कट ऑफ निकाल लेते हो आप। ठीक है, तो ये तीन पेपर्स की बात हो गई। अब इन पेपर की थोड़ी डिटेल में ले चलती हूँ आपको, वीडियो में वादा किया है शुरुआत में मैंने आपसे। तो एफएम और ईएसआई का पेपर एक जैसा होता है, तो तीनों पेपर एक ही दिन में लिए जाते हैं ये। ठीक है, जो एफएम और ईएसआई है 50% ऑब्जेक्टिव 50% डिस्क्रिप्टिव। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है उसके 30 क्वेश्चंस आएंगे जी, यानी 50 नंबर के 30 सवाल, जिसका मतलब क्या बनता है कि 20 सवाल 2 नंबर के, 10 सवाल 1 नंबर के, तो 30 मिनट मिलेंगे आपको 30 सवाल करने के लिए, जिनकी वेटेज है 50 मार्क्स। ठीक है, 50 मार्क्स के 30 एमसीक्यूज जो स्टेटमेंट बेस्ड रहते हैं, ज्यादातर पैसेज बेस्ड रहते हैं ज्यादातर, वो मिलेंगे आपको आधा घंटा करने के लिए। जब पेपर स्टार्ट होगा आपका, चाहे ईएसआई हो या एफएम हो, 30 मिनट शुरू में एमसीक्यूज रहेंगे, आफ्टर 30 मिनट्स एमसीक्यूज खत्म, सीधा अगला क्वेश्चन जिसका आपको आंसर टाइप करना है। अब यहाँ पे क्या है ना, 6 क्वेश्चंस आते हैं टोटल। एक कंपलसरी होता है यूजुअली, विच मीन्स आप उसे छोड़ नहीं सकते, छोड़ा तो पेपर आपका गया, या पेपर विल नॉट बी चेक्ड। तो एक क्वेश्चन इज कंपलसरी, बाकी 5 क्वेश्चंस में से आपको चूज करके 3 क्वेश्चंस और लिखने हैं। ठीक है जी, तो टोटल 4 ऐसे बनेंगे कि बाकी 5 में से आप चूज कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की इस तरह कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि 2 क्वेश्चन आते हैं 15 नंबर के, 2 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के। तो जो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ 15 नंबर के हैं उनको आपको 600 वर्ड्स में लिखना है, ये वर्ड लिमिट है। 10 नंबर वालों की वर्ड लिमिट रहती है 400 वर्ड्स। वर्ड लिमिट मींस यू कैन नॉट एक्सीड इट एंड यू मस्ट ट्राई टू एटलीस्ट फुलफिल इट, इससे कम ना ही लिखो। दिस इज योर 4 क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो आप समझ गए, टोटल 6 सवाल आएंगे जिसमें से एक कंपलसरी है, बचे 4। उन 4 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 3 सवाल। ठीक है जी, ताकि सॉरी 5 बचे, 5 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 3 सवाल।
और 2-2 की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कर रखी है, 15 नंबर और 10 नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन है जी। इसके लिए मिलेंगे 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स, 120 मिनट्स हो गए जो आपके हाँ 120 हो गए ना। ये आपको समय मिलता है पेपर लिखने के लिए, ठीक है जी। टोटल पेपर आपका रहता है 2 घंटे का। तो ईएसआई का भी 2 घंटे का, एफएम का भी 2 घंटे का, इंग्लिश का भी 2 घंटे का, ठीक है। तो इंग्लिश का 2 का नहीं होगा, इनफैक्ट इंग्लिश का तो सिर्फ 90 का होगा क्योंकि वहां तो ऑब्जेक्टिव है ही नहीं। तो 5.5 घंटे का पेपर आपको एक ही दिन में देने हैं विद ड्यू ब्रेक्स। आई थिंक ये ईएसआई एफएम का आपको क्लैरिटी आ गई। दोनों ही पेपर इस तरह हैं कि आधा पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यूज वाला 50 मार्क्स का, आधा डिस्क्रिप्टिव है। ऑब्जेक्टिव वाले में 30 सवाल आते हैं, डिस्क्रिप्टिव वाले में आपके टोटल 4 सवाल आपको लिखने होते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन है ईएसआई एफएम की। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पूरा ही ऑफ कोर्स डिस्क्रिप्टिव है, 3 ही सवाल हैं, यहाँ फिक्स्ड है, समय भी फिक्स्ड है 90 मिनट। तो ऐसे आता है कि यहाँ पे 40 मार्क्स का, प्रेसी आता है 30 मार्क्स का, प्रेसी इज काइंड ऑफ अ समरी राइटिंग, एंड देन लेटर आता है 30 मार्क्स का। लेटर अगर नहीं आया तो इसकी जगह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है। तो इन चारों में से कोई 3 चीजें आएंगी, आएंगी 3 ही। अब तक पेपर यही कह रहा है पैटर्न आपका। और ये डिस्ट्रीब्यूशन रहती है, ये आपको कंप्लीट करना है 90 मिनट्स में। तो 2 आवर्स आपने देखा समय ईएसआई का, 2 एफएम का, प्लस में आपको मिल गया और 1.5 आवर। तो टोटल 5.5 घंटे के पेपर हैं। पहले ईएसआई का होता है यूजुअली, ऐसा मानते हैं कि 2 पेपर एक साथ लेंगे, ये इंग्लिश का लिया जाएगा, फिर थोड़ा सा ब्रेक, फिर एफएम का, उसके बाद फिर ईएसआई का पेपर। जो बीच में ब्रेक रहती है उसको थोड़ा लंबा होता है, 2 घंटे तक की वो ब्रेक होती है, ठीक है। तो दिस इज द पैटर्न एग्जैक्टली दैट यू हैव टू know about this exam. Now, some peculiar things about the paper. All the 3 papers are conducted in one single day, 5.5 hours. टेस्ट ऑफ राइटिंग स्किल्स है तो यू शुड बी एबल टू रिकॉल अच्छे से। आपको ऐसा नहीं है कि आप एमसीक्यूज हैं फेज 1 की तरह के देख के याद आ जाएगा, नहीं, लिखना है, रिप्रोड्यूस करना है जो पढ़ के आए हो। कितने अच्छे से एनालाइज कर सकते हो चीजों को। ट्रिवियल डेटा जो होगा वो भी पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, लेकिन वो आपको वहीं पे लाइक देख के आप पहचान पाओगे। तो रिकॉग्निशन भी अच्छी होनी चाहिए। टेस्ट ऑफ इंड्योरेंस, मैं ये इसलिए कहती हूँ, ज्यादातर जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, जब मैं उनसे बातचीत करती हूँ, वो कहते हैं कि मैम निकल तो गए लेकिन वो दिन आसान नहीं होता, क्योंकि आप थक, यू आर ट्रैवलिंग, प्रोबेबली यू आर सिटिंग इन वन पेपर, ब्रेक है, फिर दूसरा पेपर, फिर प्रेशर अलग चल रहा है, माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है, इतना कुछ लिख चुके हैं, अभी एक पेपर और बचा है। तो टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बैठ के लिखना आना चाहिए। बच्चे ये बोलते हैं कि मैम कमर दुख गई थी पेपर दे के आने के बाद, ये सिचुएशन हो गई थी कि बीमार पड़ गए थे, हो जाते हैं अगर पहले प्रैक्टिस नहीं की होगी तो। एंड ईक्यू का तो टेस्ट है ही, क्योंकि सारे सवाल आपको आते हो नहीं जरूरी है, लेकिन जितने आते हैं उनको अच्छे से हैंडल करना, जो नहीं आते हैं उनको हावी ना होने देना, उनको भी तमीज से हैंडल करने पर ही ये पेपर आपको निकलने को आएगा। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट। इट्स नॉट जस्ट लाइक दैट कि पढ़ के गए, रट्टे मारे और पेपर पेपर निकल जाएगा, नहीं होगा। प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंड्योरेंस होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, ईक्यू अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जाओगे इंटरव्यू में, एंड आई रियली होप कि आप इंटरव्यू तक भी पहुंचो। तो प्रैक्टिस करनी है तो आपका कंटेंट अच्छा हो, ग्रामर अच्छी हो, टाइपिंग अच्छी हो। पर मैं ज्यादा डिटेल में इस पे जाना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्टिव को लेके अलग से सेशन लेके आऊँ। तो आप उसके लिए मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा, जहां पे मैं आपको सिलेबस और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग डिटेल में बता दूंगी। ऑल्दो सिलेबस मैं आज भी लाई हूँ, बट आई नो कि अभी से इतनी डिटेल में सिलेबस जानना जरूरी नहीं है, मैं आपको हाईलाइट जरूर दे दूंगी, ठीक है। अब कट ऑफ की बात करें, पैटर्न के बात करें, जो 3 पेपर हो रहे हैं इनमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। अच्छी बात यह है कि जो 3 पेपर हैं 100 नंबर के, इन तीनों में अलग अलग कट ऑफ नहीं है, जैसे आपके फेज 1 में होती है वैसा यहाँ नहीं है। सो यू डू नॉट नीड टू क्वालिफाई द सेक्शनल कट ऑफ फॉर इंग्लिश, ईएसआई एंड एफएम। देयर इज अ क्यूमुलेटिव कट ऑफ दैट यू हैव टू फॉलो, जिसका मतलब है कि मान लीजिए अगर आप ईएसआई में बहुत अच्छे नहीं हैं तो इंग्लिश में अच्छे नंबर ले लो, एफएम में अच्छे नंबर ले लो, ठीक है। तो जो कट ऑफ है, हम पिछले कुछ सालों की दिखाती हूँ, तो लेटेस्ट ईयर 2025 की आपको दिखाऊं, तो पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, मतलब 300 जो नंबर थे उनमें से आपकी जनरल कैंडिडेट्स की कट ऑफ थी 171.50, यानी तीनों पेपर में मिला के 171.50 आपके नंबर आए होने चाहिए, और इसी रेंज में ज्यादातर कट ऑफ रहती है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि आपको जो 100 नंबर के पेपर हो रहे हैं ना, आपका टारगेट है 60 तो आने चाहिए आपके आइडली, तभी सिलेक्ट होगे। इसके ऊपर नंबर चाहिए वैसे तो सिलेक्शन में, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू है आप वेट नहीं कर सकते ना कि यहाँ कम आए लेकिन इंटरव्यू में ज्यादा ले लूंगा।
यू हैव टू ट्राई यहीं पे अच्छे नंबर आए, तो मिनिमम आपको 60 ईच लेना है, जो कि अच्छा हायर लेवल ऑफ कट ऑफ है, कम नहीं है। ठीक है, ये 171 है, ईडब्ल्यूएस की 163, ओबीसी की 164। ये मुझे बड़ा हैरान करता है, ओबीसी की कट ऑफ जो ज्यादा चली जाती है ईडब्ल्यूएस से। अच्छा, जो एससी है 157, एसटी 155.50। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है यहाँ कट ऑफ में, लेकिन फिर भी है 15 नंबर का फर्क। ठीक है, ये 2025 में हुआ। फिर 2024 था एक्चुअली, ये क्या लिखा मैंने, 2024 में देखा जाए तो कट ऑफ वाज 173.50। यहाँ 171.50, पिछले साल 2 नंबर इससे ज्यादा ही थी, और रेंज आसपास ही रहती है। यहाँ थी 163, जो देखा जाए आपकी ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ थी 173। अच्छा हाँ, पिछली बार तो ये हुआ था कि जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ही सेम आ गई थी, तो बच्चों ने सोचा भरे भी ईडब्ल्यूएस से कि फायदा नहीं है, बट भर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो ये कट ऑफ रही, दिख रहा है आपको, रेंज बहुत नहीं बड़ी है ना, 116 171 से 173 आ गई, आपने देखा, और उससे पहले कट ऑफ गई थी 169। तो मतलब नंबर तो आपको दिख रहा है, डिसेंट तो चाहिए आपको, बात ऐसे नहीं बनेगी अदरवाइज। और ये कट ऑफ कोर्स थोड़ी थोड़ी वेरिएट कर रही है इन अकॉर्डेंस विद द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड देयर परफॉर्मेंस। तो तीनों में से अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो, उस पर बहुत अच्छे नंबर लाने की कोशिश करो। जैसे यूजुअली इंग्लिश में कहा जाता है कि बच्चों को कोशिश करनी चाहिए 75 टू 80 के बीच में मार्क्स पक्का लाएं। अच्छा, एफएम है, उसमें यू शुड ट्राई के 80 से 90 के बीच में आपकी स्लैब पढ़नी चाहिए। और ईएसआई में 60 टच कर लो तो सही रहेगा, 60 से 65 के बीच में टच करना जरूरी है, क्योंकि ईएसआई ओवरऑल डायनामिक सब्जेक्ट है बाकियों से, तो उतने नंबर ला पाना मुश्किल रहता है, बट 60-65 टच करने की कोशिश करनी चाहिए। ये मैं एक आइडियल रेंज बता रही हूँ कि आपको इस पर टारगेट करना चाहिए, तो आप सेफ रहोगे। ठीक है, अब मैं लाई तो सिलेबस भी हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, बट अब क्या है ना कि डिटेल्ड सिलेबस जो है वो मैं चाह रही थी कि डिटेल्ड सिलेबस और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पे मैं आपका एक अलग से सेशन लाऊं। अगर आप लोग कमेंट करोगे आई विल बी हैप्पी टू ब्रिंग, ऑल्दो मेरी इस पीडीएफ जो आपको मिलेगी इस सेशन की, इसमें मैंने ये सिलेबस इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, हाइलाइट्स आपको दे देती हूँ, बट कमेंट करना कि सिलेबस और डिस्क्रिप्टिव पे जरूर वीडियो लाओ, आई विल ब्रिंग। दिस पीडीएफ कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम माय टेलीग्राम ग्रुप रितिका चावला अड्डा 24/7। हजारों बच्चे आप जैसे जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, अब बात करती हूँ सिलेबस की। तो बच्चे इंग्लिश का कोई स्पेसिफिक सिलेबस दिया नहीं हुआ, वही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आप ऐसे देखिए, आरसी देखिए, लेटर्स देखिए, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के सवाल आ रहे हैं। सिलेबस इंग्लिश का ऐसे प्रॉपरली नहीं दिया कि यही पूछेंगे हम। ठीक है जी, बट पूछते वही 3 सवाल हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। इट इज यूजुअली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसिएंट, योर एसे। ठीक है, ईएसआई का दिया है डिटेल्ड सिलेबस। मैं पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगी, सब हेड्स बताऊंगी। ग्रोथ डेवलपमेंट आपका एक चैप्टर है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंडिया में हुए वो एक चैप्टर है, ग्लोबलाइजेशन जिसमें ओपनिंग ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आता है, फिर इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर क्या है, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन इश्यूज जो है जेंडर सेक्शन के। अच्छा, ईएसआई में एक मेजर पार्ट करंट अफेयर्स का भी है। ठीक है, लाइक स्कीम्स, पॉलिसीज जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है वो सब। देन एफएम का अच्छा खासा सिलेबस है, फाइनेंस अलग है, मैनेजमेंट अलग है, और वो भी डिटेल्ड है पूरा। तो फाइनेंशियल सिस्टम अपनी कंट्री का आपको पूरा पता होना चाहिए, क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंसर्न्स है, क्या बैंकिंग सिस्टम है, फाइनेंशियल मार्केट्स, हमारी प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ये सब पता हो। देन देर आर सर्टेन जनरल टॉपिक्स लाइक रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको हम जनरल टॉपिक्स बोलते हैं। यूनियन बजट, ये तो ईएसआई के करंट अफेयर्स में भी आता है। इन्फ्लेशन, फिर इन्फ्लेशन और ग्रोथ के बीच में एक बैलेंस बना के चलना। उसके बाद इन्होंने फाइनेंस में कुछ टॉपिक्स ऐड किए थे कुछ साल पहले, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की डेवलपमेंट्स, रोल ऑफ आईटी इन बैंकिंग, नॉन बैंकिंग सिस्टम, डेवलपमेंट इन डिजिटल पेमेंट, अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम स्टेटमेंट, सॉरी ये नया ऐड कर दिया था, जिससे सिलेबस आपका लेंदी हो गया। और मैनेजमेंट यूजुअली आसान माना जाता है, बच्चे जल्दी कवर कर लेते हैं 10 से 15 दिन में, जहां पे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, जिसके फर्दर बहुत टॉपिक्स हैं, पर्सनालिटी, मोटिवेशन एटसेट्रा। फिर लीडरशिप अपने आप में एक बड़ा टॉपिक आ जाता है जी। लीडरशिप में ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, एथिक्स एट द वर्क प्लेस मैनेजमेंट का ही पार्ट है। उसी के अंडर मॉरल इश्यूज, एथिकल प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अब रेलेवेंस कम हो रही है, पहले बहुत थी। फिर कम्युनिकेशन आ जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं फिर भी एक डिटेल सिलेबस पे अलग से टॉपिक वाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगी अगर आप कमेंट करेंगे। सो दैट्स इट। तो अगर आप कर रहे हैं तैयारी इस साल की तो हमारा आरबीआई ग्रेड बी 2026 का कोर्स लीजिए, मेरा कूपन कोड Y754 यूज़ करके। अगर आप लेना चाहते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए कोर्स तो हमारा बैंक महापैक प्लस लीजिए या रेगुलेटरी महापैक प्लस लीजिए। उसमें आपको मल्टीपल एग्जाम्स पढ़ाए जाएंगे और आने वाले साल के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। मेरा कूपन कोड Y754 यूज करना मत भूलिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू गाइज एंड दैट्स इट। मिलते हैं बहुत जल्दी। धन्यवाद।